हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे राजस्थान कंप्यूटर टीचर मॉक टेस्ट डे 3 पर बेस्ड। इसके पहले वाले सेशन में हम लोगों ने मॉक टेस्ट डे 1 और मॉक टेस्ट डे 2 में 20 क्वेश्चंस यानी 40 क्वेश्चंस देखे, जो कि बेस्ट क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि हम सिर्फ क्वालिटी कंटेंट ही प्रोवाइड करते हैं, यानी वही क्वेश्चन हम आपको देते हैं, चाहे वो पेड कोर्स हो, चाहे वो यूट्यूब में क्लासेस हो। वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो विश्वास मानिए, ये जो सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस हैं। इवन यहीं से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आप 20 में से कितना स्कोर कर पाते हैं। हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ जिन भी कैंडिडेट्स ने राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का कोर्स लिया हुआ है, वो पीडीएफ से जरूर रिवाइज करके एग्जाम में जाएं। जितनी बार आप पीडीएफ से रिवाइज करेंगे, जितनी बार वीडियोस देखेंगे, उतनी बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और अगर किसी को इस बैच से कनेक्ट होना है तो वो भी कनेक्ट हो सकता है। अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा और वहां पर आपको राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का ये कोर्स देखने को मिल जाएगा। फीचर्स आपके सामने गिवन है। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। बाकी इस बैच को ज्वाइन करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आज के सेशन के जो खूबसूरत क्वेश्चंस हैं, जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं, उनको लगाने की कोशिश करते हैं। हैव अ लुक गाइस। ये वो क्वेश्चन था जो हमने आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए कहा था इसका आंसर, और आप सभी लोगों ने बहुत ही खूबसूरती के साथ इस क्वेश्चन के आंसर को करा। क्वेश्चन था द मोस्ट ओपन सोर्स डीबीएमएस इज। ओपन सोर्स का मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट या जिसमें एडिटिंग कर पाए। ऐसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को क्या बोलते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर क्या ओपन सोर्स है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या ओपन सोर्स है? माई एसक्यूएल, ओरेकल या फिर ऑल ऑफ दीज? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर था दैट इज माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल डीबीएमएस को या आरडीबीएमएस को हम ओपन सोर्स की कैटेगरी में रखते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये रहा आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। फाइंड द करेक्ट मैच। आपको यहां पर मैच दी कॉलम दिया गया है, नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं और आपको करेक्ट मैच यहां पर करना है। रोल बैक, एटॉमिसिटी, एंटिटी, डोमेन, रिलेशनशिप, चेक पॉइंट, एट्रीब्यूट या ट्रांजैक्शन। तो अभी तक आपने मैच कर लिया होगा, एक बार चेक करिए। रोल बैक क्या होता है? रोल बैक होता है एक चेक पॉइंट के बाद आप रोल बैक कर सकते हैं। तो यानी रोल बैक किससे रिलेटेड है? चेक पॉइंट से। एटॉमिसिटी क्या है? ट्रांजैक्शन की जो प्रॉपर्टी है वो एसिड प्रॉपर्टी होती है। मतलब एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। तो इसका मतलब एटॉमिसिटी रिलेटेड है ट्रांजैक्शन से, रोल बैक रिलेटेड है चेक पॉइंट से। एंटिटी, हम लोग जानते हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल होता है, ईआर मॉडल होता है। तो एंटिटी का जो मैच है वो किससे है? रिलेशनशिप से है। और बचा डोमेन, जो कि एट्रीब्यूट को डिफाइन करता है। तो डोमेन हो गया आपका एट्रीब्यूट। इसका मतलब फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा, ए क्यू बी एस सी पी डी आर। नेक्स्ट, identify the simplest model of SDLC। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। SDLC का मतलब होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। SDLC के मॉडल्स आप लोगों ने बिल्कुल पढ़े होंगे, जैसे एजाइल मॉडल है, रेड मॉडल है, वाटरफॉल, स्पाइरल या आइटरेटिव मॉडल्स। ये सब आपके SDLC के मॉडल हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स। लेकिन यहां पर पूछ रहा है इसमें से सिंपलेस्ट मॉडल कौन सा है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि स्पाइरल मॉडल सबसे सिंपलेस्ट मॉडल की कैटेगरी में आता है। फिर से एक बार, सिंपलेस्ट मॉडल अगर पूछा जाए, जो कि बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? स्पाइरल मॉडल। अब साथ ही साथ आप ये भी याद रखिएगा
कि स्पाइरल मॉडल में टोटल नंबर ऑफ फेजेस या स्टेजेस 4 होती हैं। कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं? नंबर 1 प्लानिंग, प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स और आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन, प्लान करना या ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना। दूसरा है रिस्क एनालिसिस एंड रिजॉल्विंग। देखिए सबसे बड़ा जो एसडीएलसी में जो स्पाइरल मॉडल है इसका काम क्या है? रिस्क को कंट्रोल करना, रिस्क को मिनिमाइज करना, यही सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्पाइरल मॉडल की। तो दूसरा जो फेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क को एनालाइज करना और रिस्क को रिजॉल्व करना। तीसरा आपका है डेवलपमेंट फेज, डेवलप द नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रोडक्ट। और लास्ट है प्लान द नेक्स्ट फेजेस, यानी इसके बाद कौन सा फेज आएगा इसकी प्लानिंग करना। ये टोटल आपकी 4 फेजेस होते हैं या 4 स्टेजेस होती हैं स्पाइरल मॉडल। नेक्स्ट, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को किस नाम से जाना जाता है? बिहेवियरल टेस्टिंग, डेटा फ्लो टेस्टिंग, ग्राफ बेस्ड टेस्टिंग, लूप टेस्टिंग या ऑल ऑफ दीज? बताइए इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज बिहेवियरल टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का मतलब क्या होता है? इसे बिहेवियर टेस्टिंग भी बोलते हैं क्योंकि यहां पर सिर्फ इनपुट दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉपर आउटपुट आया या नहीं, सिर्फ यही देखा जाता है। यानी प्रोसेस में क्या हो रहा है ये हिडन होता है। तो प्रोसेस से टेस्टर को कोई भी मतलब नहीं होता, सिर्फ इनपुट क्या था और आउटपुट क्या निकला, इसी को बोलते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, जिसे बिहेवियरल टेस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मॉडल इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पैराडिग्म? कह रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पैराडिग्म में इनमें से कौन सा इनकरेक्ट मॉडल है? वाटरफॉल मॉडल बहुत फेमस है, करेक्ट है। पी मॉडल, पी मॉडल कोई भी मॉडल नहीं होता। स्पाइरल मॉडल अभी आपने देखा सिंपल मॉडल है। वी मॉडल भी होता है। और रैड, जिसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये भी आपकी मॉडल की कैटेगरी में ही आता है। तो इसको भी याद रखिएगा, यानी पी मॉडल यहां पर इनकरेक्ट बनेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, वैलिडेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। कह रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते समय एक स्टेज आती है वैलिडेशन। ये वैलिडेशन कौन करता है कि ये वैलिड है भी या नहीं, जो सॉफ्टवेयर बनाया गया क्या ये वैलिड है या नहीं, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी होती है? डेवलपर की, डिजाइनर की, टेस्टर की, क्यूए टीम की, या फिर ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर होगा टेस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वैलिडेट करने की। जैसे यहां पर हमने आपको समझाने की कोशिश भी करी है कि कस्टमर ने अपनी एक्सपेक्टेशन रखी, अपनी रिक्वायरमेंट जनरेट करी कि हमें इस तरीके का सॉफ्टवेयर चाहिए, फिर उसे स्पेसिफाई किया गया, फिर प्रोसेस किया गया और फाइनल सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया। तो यहां पर हमने दिखाने की कोशिश करी है कि कस्टमर ने जब ऑर्डर किया और जो सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हुआ, जो प्रोडक्ट उसको मिला, इसी को बोला जाता है वैलिडेशन। तो वैलिडेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? टेस्टर की है। जबकि स्पेसिफिकेशन से लेकर प्रोडक्ट तक का जो सफर है इसे वेरिफिकेशन बोला जाता है। और एग्जाम में एक क्वेश्चन और भी आता है कि वेरिफिकेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। अभी आपने जो क्वेश्चन देखा वो क्या था? वैलिडेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। तो आंसर हो गया टेस्टर। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए वेरीफाई करना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सही से काम कर भी रहा है वो सॉफ्टवेयर या नहीं, तो ये देखता है क्यूए टीम। जो क्यूए टीम होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वेरीफाई करने की। तो आंसर यहां पर बनेगा क्यूए टीम इज द करेक्ट वन। इन दोनों ही क्वेश्चंस को याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पर क्यूए का मतलब होता है क्वालिटी एश्योरेंस, क्यूए मतलब क्वालिटी एश्योरेंस। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ शेड्यूलिंग इज राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग? इसका आंसर तो आप सभी को आना ही चाहिए, क्योंकि सीपीयू शेड्यूलिंग ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे बताइए कि राउंड रॉबिन जो शेड्यूलिंग है जिसमें टाइम क्वांटम का इस्तेमाल किया जाता है, वो किस तरीके की शेड्यूलिंग है? लाइनियर है,
नॉन लीनियर है, प्रिमिटिव है, नॉन प्रिमिटिव है, या ऑल ऑफ दीज है? बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, हम लोग जानते हैं कि राउंड रॉबिन में टाइम क्वांटम का इस्तेमाल होता है, जहां पर एक फिक्स टाइम के बाद में प्रोसेस दूसरे को दे दिया जाता है, यानी जो सीपीयू है वो दूसरे प्रोसेस को एलोकेट कर दिया जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर प्रिम्प हो रहा है, यहाँ पर छीना झपटी हो रही है। तो प्रिमिटिव का मतलब होता है छीन लेना, तो जहां पर छीन लेने वाली बात होगी वहां पर प्रिमिटिव होगा, और राउंड रॉबिन में प्रिमिटिव अप्लाई होता है। तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड वन, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग? कह रहा है इनमें से ऐसी कौन सी एल्गोरिथम है जो नॉन प्रिमिटिव है, जिसमें छीन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जिसमें प्रोसेस बहुत स्मूथली काम करता है, कोई भी छीना झपटी नहीं होती। ऐसी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कौन सी है, नॉन प्रिमिटिव कौन सी है? एसजीएफ, राउंड रॉबिन, एसआरटीएफ, ऑल ऑफ दीज, या नन ऑफ दीज? हम लोग जानते हैं कि राउंड रॉबिन ये हमारी कैसी है, प्रिमिटिव है। एसआरटीएफ भी कैसी है, प्रिमिटिव है। जबकि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट ये हमारी नॉन प्रिमिटिव है। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का मतलब क्या होता है कि जिसमें बहुत कम टाइम लगेगा, जिस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में सबसे कम समय लगे उसको सबसे पहले भेजा जाए। तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने समझाने की कोशिश भी करी है। यहां पर अगर आप देखें तो हम हाइट के अकॉर्डिंग या एज के अकॉर्डिंग डिसाइड कर रहे होंगे कि सबसे छोटा कौन है। तो हमने देखा कि सबसे छोटा ये है, इसको पहले एग्जीक्यूट करवा दें, यानी इसको पहले प्रोसेस करवा दिया जाए। तो यही कहलाता है आपका शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। और इसमें सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से हम सीपीयू में प्रोसेस को शेड्यूल करते हैं, जो कि बहुत आसान होता है, जिसमें कोई भी प्रिमिटिव का केस, कोई भी प्रिमिशन का केस नहीं होता। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम? मिलेगा ही मिलेगा ये क्वेश्चन देखने को। कह रहा है इसमें से डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम कौन सी है? डेडलॉक की कंडीशन क्या होती है? जब एक प्रोसेस, सपोज करिए प्रिंटर है, प्रिंटर को टास्क वन एलोकेट है और उसको टास्क टू चाहिए, स्कैनर को टास्क टू एलोकेट है, उसको टास्क वन चाहिए, लेकिन प्रिंटर जो है वो टास्क वन को छोड़ नहीं रहा और स्कैनर जो है वो टास्क टू को छोड़ नहीं रहा। तो इस केस में डेडलॉक की कंडीशन आ जाएगी। और डेडलॉक अवॉइड करने के लिए जो एल्गोरिथम बनी है इसे बोला जाता है बैंकर्स एल्गोरिथम, यानी सेकंड इज द वैलिड वन। तो याद रखिएगा, कभी भी डेडलॉक अवॉइडेंस की बात की जाए तो आंसर क्या होगा, बैंकर्स एल्गोरिथम। या एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि बैंकर्स एल्गोरिथम का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो आंसर होगा डेडलॉक अवॉइडेंस के केस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपैरिजन ऑपरेटर इन एसक्यूएल? एसक्यूएल मतलब आप जानते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो कि डेटाबेस लैंग्वेज है। एसक्यूएल में जो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है वो कौन सा होता है? डबल इक्वल साइन, लाइक, between, single equal sign, या all of these? And the correct answer is double equal sign is the comparison operator in SQL. तो फर्स्ट बनेगा आपका यहां पर वैलिड आंसर। समझ में आ गया? नेक्स्ट, द डेटाबेस स्कीमा इज रिटन इन। स्कीमा का मतलब आप लोग जानते हैं स्ट्रक्चर होता है डेटाबेस का। तो डेटाबेस का स्कीमा या डेटाबेस की जो स्ट्रक्चर है इसको किस लैंग्वेज में बनाया जाता है? डीडीएल में, डीएमएल में, डीसीएल में, टीसीएल में, या डीक्यूएल में? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में, डेटा कंट्रोलिंग लैंग्वेज में, ट्रांजैक्शन कंट्रोलिंग लैंग्वेज में, या डेटा क्वेरी लैंग्वेज में? करेक्ट आंसर होगा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। कभी भी डेटाबेस के स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही हो या स्कीमा के बारे में बात हो रही हो तो आंसर क्या होगा, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होगा। नेक्स्ट, अ यूजर कैन गेट फाइल्स
फ्रॉम अनदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट बाय यूजिंग। कह रहा है यूजर को इंटरनेट पर जो फाइल्स मिलती हैं वो किस प्रोटोकॉल की मदद से मिलती हैं। इंटरनेट पर फाइल्स का मिलना, इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। या तो आप अपलोड करेंगे फाइल तो सर्वर को मिल जाएगी, आप डाउनलोड करेंगे फाइल तो आपको मिल जाएगी। इसका मतलब कि अपलोडिंग और डाउनलोडिंग का जो काम होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एफटीपी की है, यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द करेक्ट आंसर। तो बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है और आंसर करना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, डीएनएस वर्क ऑन विच पोर्ट नंबर। देखिए पोर्ट नंबर से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, तो प्रोटोकॉल्स के जो पोर्ट नंबर होते हैं उनको बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। डीएनएस किस पोर्ट नंबर पर काम करता है? तो हम लोग जानते हैं डीएनएस क्या है, डोमेन नेम सर्वर है। और इस तरीके के सिस्टम को डोमेन नेम सिस्टम बोलते हैं, जिसका काम होता है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना। ये काम होता है डीएनएस का, जो पोर्ट नंबर 53 पर काम करता है। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा गाइस? दैट इज 53। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर डज योर पीसी स्टोर योर प्रोग्राम्स व्हेन द पावर इज ऑफ। कह रहा है जब पावर ऑफ हो जाती है, जब सिस्टम एक तरीके से शट डाउन हो जाता है, उस समय पर जो डेटा होता है आपके सिस्टम का वो कहां पर स्टोर होता है? डी रैम में, कैशे में, रोम में, हार्ड डिस्क ड्राइव, या फिर ऑल ऑफ दिस? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा हार्ड डिस्क ड्राइव में, क्योंकि हार्ड डिस्क ड्राइव ही हमारी परमानेंट स्टोरेज होती है और शटडाउन के बाद या पावर ऑफ करने के बाद जो डेटा है वो हार्ड डिस्क ड्राइव में ही क्या होता है? स्टोर होता है। एक क्वेश्चन यहां पर और भी पूछा जाता है कि हार्ड डिस्क में डेटा कहां पर स्टोर होता है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? ट्रैक्स होगा या सेक्टर होगा? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सेक्टर। हार्ड डिस्क में जो डेटा स्टोर होता है वो सेक्टर में ही होता है। नेक्स्ट, इट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल एंड फोल्डर मैनेजर। यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स और फोल्डर को मैनेज किया जाता है, इसे क्या बोलते हैं? विंडोज एक्सप्लोरर, विंडोज कंट्रोल पैनल, माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट्स, या नन ऑफ दिस? तो कभी कभी जल्दी में जो सरल क्वेश्चन होता है वो भी हम गलत कर देते हैं। तो एग्जाम में सिर्फ जो आपका टेस्ट होता है वो आईक्यू टेस्ट होता है। तो अगर आप पेशेंस के साथ में बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो फुल आउट ऑफ फुल भी आप स्कोर कर सकते हैं कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? विंडोज एक्सप्लोरर होगा। विंडोज के साथ अगर ई प्रेस करते हैं आप लोग तो कुछ यही पैनल आपके सामने ओपन होता है, जहां पर फाइल्स और फोल्डर आपको देखने को मिलते हैं। तो इसी को बोला जाता है क्या? फाइल मैनेजर, या जिसका नाम क्या कर दिया गया है? विंडोज एक्सप्लोरर, या फाइल एक्सप्लोरर भी इसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट, इन विच पार्ट ऑफ द HTML फाइल मेटा डेटा इज कंटेन्ड। HTML का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि HTML फाइल में जो मेटा डेटा है, यानी डेटा अबाउट डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा, ये कहां पर होता है? टाइटल टैग, हेड टैग, HTML टैग, बॉडी टैग, या ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा हेड टैग कंटेन्स मेटा डेटा। तो कभी भी मेटा डेटा के बारे में पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? दैट इज हेड टैग। हेड टैग में क्या क्या चीजें होती हैं? टाइटल होता है, स्क्रिप्ट जो आप लिखते हैं वो भी यहां पर होती है, जैसे जावा स्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट टैग, स्टाइल जो होता है ये भी आप यहां पर मेंशन करते हैं। तो इन सब को कहां पर कंटेन किया जाता है? हेड टैग में। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? मेटा डेटा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, which layer in OSI model is responsible for the dialog control and token management? OSI मॉडल और TCP IP मॉडल को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। OSI मॉडल की 7 लेयर्स को पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से। TCP IP मॉडल में 5 लेयर्स को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। पुरानी आपकी 4 लेयर्स थी, नई आपकी 5 लेयर्स हैं, इनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। यहां से कम आपको 3 से 4 क्वेश्चन या ज्यादा भी मिल सकते हैं।
और बिल्कुल फ्री के नंबर है। बताइए, तो डायलॉग कंट्रोल और टोकन मैनेजमेंट का काम किसका है? सेशन लेयर का होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेशन लेयर इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, जावा स्क्रिप्ट इज इन्वेंटेड बाय। जावा स्क्रिप्ट के बारे में याद रखिएगा, ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो क्लाइंट साइड पर भी काम करती है और सर्वर साइड पर भी काम करती है नोड डॉट जेएस के फॉर्म। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग भी है और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भी है। लेकिन जब जावा स्क्रिप्ट को बनाया गया तब इसका फोकस था क्लाइंट साइड पर स्क्रिप्टिंग करना, लेकिन आगे चलकर इसको सर्वर स्क्रिप्टिंग पर भी कन्वर्ट किया गया। तो अगर आपके एग्जाम में ये पूछें कि ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों पर काम करती है, ऐसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का नाम बताइए, तो आंसर क्या हो जाएगा? जावा स्क्रिप्ट। जिसको इन्वेंट किसने किया है? जेम्स गॉसलिंग, हेलसिंकी लाइनस, ब्रेंडन इक, W3 ग्रुप या टिम बर्नर्स ली। आप सब जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है? ब्रेंडन इक है। तो ही इज नोन एज द फाउंडर या इन्वेंटर ऑफ जावास्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, जावास्क्रिप्ट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड अंडर द नेम। जावास्क्रिप्ट का पहले जो नाम था वो जावास्क्रिप्ट नहीं था, इसका नाम कुछ और था। बाद में इसको कन्वर्ट किया गया जावास्क्रिप्ट में। तो इसे क्या बोला जाता था? एक्शन स्क्रिप्ट, मोचा, आरपा, ओक या ऑल ऑफ दीज? तो करेक्ट आंसर होगा मोचा। तो जावास्क्रिप्ट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड अंडर द नेम दैट इज कॉल्ड मोचा। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज कैन CSS बी रिटन? CSS मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कितने तरीके से CSS में लिखा जा सकता है? कितने टाइप्स की CSS होती है? 1, 2, 3, 4 या 5? बहुत प्यारा क्वेश्चन है और यहां से भी जरूर क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। हम लोग जानते हैं 3 तरीके की हमारी CSS होती है। कौन कौन सी CSS है? दैट इज इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल CSS। दीज आर दी 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ CSS। 20 क्वेश्चंस हो गए आपके। इन 20 क्वेश्चंस में कितना आपने स्कोर किया कमेंट करके जरूर बताइएगा। यही लेवल होगा आपके एग्जाम में क्वेश्चंस का। कई कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा डर रहे हैं कि सर पता नहीं किस तरीके का क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा। देखिए, क्वेश्चन पेपर का लेवल यही रहेगा। अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, तो बहुत आसानी से आप कंप्यूटर के पेपर को कर सकते हैं। बिल्कुल भी डरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, आप बहुत अच्छे से स्कोर करेंगे। बहुत ज्यादा वैकेंसीज हैं, बहुत अच्छा टाइम है कि यहां पर आप सिलेक्शन को ऑप्ट करें। आज के सेशन का जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको आंसर बताना है जिस क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। What type of CSS is generally recommended for designing a large web pages? कह रहा है अगर आपको बड़ी वेबसाइट बनानी है, लार्ज वेब पेजेस बनाने हैं, तो इस केस में कौन सी CSS का इस्तेमाल करेंगे? इनलाइन का, इंटरनल, एक्सटर्नल, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। मैं इस क्वेश्चन का खुलासा अगले वीडियो में जरूर करके आपको बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो हैव ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, अपने ऊपर ट्रस्ट करिए। जितने भी मॉक टेस्ट हम यहाँ पर करवा रहे हैं उनको आप देखिए। अगर पेड कोर्स से कनेक्टेड हैं तो यहाँ पर अच्छे से रिवाइज करिए। हर एक वीडियो की PDF को बहुत अच्छे से रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट है। वीडियोस को एक बार प्रॉपर तरीके से देखिए, कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होना चाहिए। फिर एग्जाम के बाद जरूर आप मुझे बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया, क्योंकि एक भी क्वेश्चन इस कोर्स के बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से बेस्ट तरीके से आप पढ़ते रहिए। कोर्स से अगर कनेक्ट होना है तो अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा, वहां से कोर्स से आप कनेक्ट भी हो सकते हैं। सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे अगले मॉक टेस्ट में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे बहुत जल्द।